गुड इवनिंग। अभी हम इंडियन ज्योग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो हम समझेंगे। सबसे पहले हमने इंडिया की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लिया था कल वाली क्लास में। अभी हम समझेंगे भारत के जो जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में। जो इंडिया के जो फिजिकल रीजन्स हैं उनके बारे में अभी हम समझेंगे। इंडिया के जो फिजिकल रीजन्स हैं, फिजिकल रीजन्स इनको कह सकते हैं, या इनको जियोमॉर्फिक जियोमॉर्फिक इनको जियोमॉर्फिक रीजन्स भी कह सकते हैं। भू आकृतिक प्रदेश, रीजन्स या डिविजन्स भी कह सकते हैं, डिविजन्स। तो भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं या भौतिक विभाग हैं उनके बारे में हम आज समझेंगे। और इंडिया के भौतिक प्रदेशों को समझने से पहले हम इनको समझेंगे कि किस आधार पर भारत को भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। तो इसको मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। जो एक तो एनसीईआरटी में जो दिया गया है, एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर जो इसका भौतिक विभागों का, जब भौतिक प्रदेशों का जब वर्गीकरण करते हैं तो वो तीन प्रकार हैं। भौतिक जो जो भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर जब देखते हैं, जब भूगर्भिक संरचना के आधार पर जब हम देखते हैं, तो भारत को तीन भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। वो हैं, एक पहला जो भौतिक प्रदेश है वो है हिमालय, हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, और भारत के अन्य पर्वतीय जो प्रदेश हैं, एंड अदर माउंटेन्स, माउंटेनियस अदर्स माउंटेन्स जो हैं इंडिया के, वो है एक में तो ये है। और जो दूसरा है उसमें है इंडो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो है, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी प्रदेश है वो इसके अंतर्गत है। इसको हम इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्रदेश के रूप में हम जानते हैं। और जो तीसरा जो इसका प्रदेश है वो है पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय जो भारत है वो इसका तीसरा हो गया, पेनिनसुलर इंडिया। ये तो एनसीईआरटी में दे रखा है। इसके अलावा जब हम रिलीफ फीचर्स के आधार पर जब भौतिक विभागों का वर्गीकरण करते हैं, मतलब उच्चावचीय दशाओं के आधार पर, उच्चावचीय जो रिलीफ फीचर्स का मतलब है, रिलीफ फीचर्स उच्चावचीय दशाओं के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो इस आधार पर भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। ये 6 भौतिक प्रदेश हैं, ये हैं रिलीफ फीचर्स के आधार पर, रिलीफ फीचर्स के आधार पर 6 हैं। इसमें जो पहला प्रदेश है, जो पहला इसमें प्रदेश है वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के पर्वतीय जो प्रदेश हैं वो, इसको हम लिख सकते हैं कि नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स एंड नॉर्थ ईस्ट के माउंटेनियस जो रीजन्स हैं वो इसके अंतर्गत हैं। एक तो ये हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हैं, और उत्तर पूर्वी के जो पर्वतीय प्रदेश या हिल्स जो हैं ये इसके अंतर्गत हैं। दूसरा हम इसमें है देखते हैं कि उत्तर का, नॉर्थ, भारत के जो उत्तरी उत्तरी दिशा में जो उत्तर का जो मैदान है जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां मुख्य रूप से आती हैं, तो उन नदियों के द्वारा जो बनाया गया जो मैदान है उसको कह सकते हैं नॉर्दर्न जो प्लेन है
उत्तरी जो मैदान है वो इसके अंतर्गत है, उत्तरी मैदानी प्रदेश इसके अंतर्गत हैं, जिसमें जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदानी क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरा जो प्रदेश है वो है वेस्टर्न, वेस्टर्न इंडिया का जो वेस्टर्न जो डेजर्ट है वो है वेस्टर्न डेजर्ट है, वो इसमें है। और जो चौथा जो प्रदेश है वो है पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। पेनिनसुलर पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है भारत का, पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है। जो इसका पांचवा जो क्षेत्र है वो है तटीय प्रदेश। कोस्टल जो एरियाज जो भारत के हैं, कोस्टल रीजन्स इसमें हैं, कोस्टल रीजन्स हैं। और जो छठा है वो द्वीपीय क्षेत्र हैं। द्वीपीय जो 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 लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो विभिन्न द्वीप हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो आइलैंड रीजन्स जो हैं, आइलैंड जो रीजन्स हैं, द्वीपीय जो क्षेत्र हैं, द्वीपीय प्रदेश हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये भारत के 6 प्रदेश हैं। इनको हम मैप की सहायता से अभी हम समझेंगे कि ये बड़ा बन गया, इसको छोटा करते हैं। ये इंडिया है, ये इंडिया है। और इंडिया में अभी हम समझ रहे हैं भौतिक प्रदेशों के बारे में, भौतिक प्रदेशों के बारे में अभी हम समझ रहे हैं। भौतिक प्रदेशों के बारे में हम समझ रहे हैं। तो इसमें 6 मुख्य रूप से रिलीफ फीचर्स के आधार पर 6 भौतिक प्रदेश हैं। तो उन 6 भौतिक प्रदेशों को अभी हम लोकेट करेंगे, क्या उनकी स्थिति है। ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान और निकोबार है। और 6 भौतिक प्रदेश हैं। 6 भौतिक प्रदेशों में से हमने अभी देखा था कि जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तर पूर्व के जो पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में ये काराकोरम है, काराकोरम के पास में ये लद्दाख रेंज है, और ये जास्कर है। जास्कर के बाद में ये ग्रेट हिमालय है जो कि यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर और ये अरुणाचल प्रदेश के ये नामचा पर्वत है। और ग्रेट हिमालय के बाद में ये लघु हिमालय है। लघु हिमालय लगातार नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये असम रूप से है, कटा फटा है, लगातार नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में इसको बोलते हैं पीर पंजाल, इसको बोलते हैं पीर पंजाल। फिर यहाँ पर बोलते हैं हिमाचल प्रदेश आ जाता है। हिमाचल प्रदेश में ये है धौलाधर। उत्तराखंड में नाग टिब्बा और महाभारत के नाम से इसको जानते हैं, नेपाल के आसपास। और ये ग्रेट हिमालय है, ये है लेसर या मिडिल हिमालय। इस ग्रेट को आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, आंतरिक हिमालय। या फिर इसको यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहने के कारण इसको हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय। और ये लेसर हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसको लघु या मध्य हिमालय भी कहते हैं, लघु या मध्य हिमालय। और इस मध्य हिमालय के बाद में जो इसके नीचे जो ये हिमालय है, ये है शिवालिक हिमालय, जो कि पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से लेकर यहाँ तक है, नॉर्थ ईस्ट तक है। तो ये है शिवालिक हिमालय। और इस हिमालय के बाद में जो ये सिंधु और यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो ये मैदानी प्रदेश है वो इसके अंतर्गत है। यहाँ से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का ये मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर वो ये उत्तर का मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स का ये क्षेत्र है। इसके बाद जो ये क्षेत्र है, ये डेजर्ट है, वेस्टर्न डेजर्ट है। ये क्या है? डेजर्ट है, पश्चिमी डेजर्ट का ये क्षेत्र है। पश्चिमी डेजर्ट के बाद में ये जो क्षेत्र है ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ये भारत का क्या है? पेनिनसुलर रीजन है, पेनिनसुलर रीजन है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बाद में जो ये है
इधर यहाँ पर दोनों साइड में जो ये है, ये कोस्टल रीजन्स हैं, क्या है, तटीय प्रदेश हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो ये तट है, इस पर ये तटीय क्षेत्र हैं। इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था, कौन कौन से कोस्ट हैं, ये किस किस नाम से इनको बोलते हैं। तो ये क्या है, कोस्टल रीजन्स हैं, कोस्टल रीजन्स है, ये कोस्टल रीजन्स हैं। कोस्टल रीजन्स के बाद में ये जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो ये द्वीप हैं, इनको द्वीपीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत के जो ये हैं मुख्य रूप से छह प्रदेश हो गए। ये रिलीफ फीचर्स के आधार पर ये 6 प्रदेश हैं। पहला ये पर्वतीय प्रदेश हो गया, दूसरा ये उत्तरी मैदान हो गया, तीसरा ये डेजर्ट का क्षेत्र हो गया, चौथा ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया, पांचवा ये जो हो गया तटीय क्षेत्र हो गया, और छठा ये जो अंडमान निकोबार और जो ये लक्षद्वीप का जो ये क्षेत्र है, ये आइलैंड क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र है। तो ये छठा जो प्रदेश है वो द्वीपीय क्षेत्र है। तो ये भारत के 6 प्रदेश हैं। एक एक प्रदेश को अब हम समझते चलेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या रिलीफ फीचर्स उसके हैं, और उनसे रिलेटेड क्या किस तरीके से क्वेश्चंस आते रहे हैं, उनको हम समझेंगे अभी। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं उत्तर का मैदान नहीं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स, या और इसके साथ में नॉर्थ ईस्ट का भी क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट माउंटेनियस रीजन्स जो हैं, ये हम समझ रहे हैं। तो उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश में एक एक करके अभी हम समझेंगे। तो अभी इसको थोड़ा जूम करके मैं बना रहा हूँ। ये तो यहाँ पर जो ये काराकोरम दर्रा है, इसके पास से ही, यहाँ पर ये काराकोरम पास है, यहाँ इसके पास में जो ये रेंज है, इसका नाम है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के पास में जो ये रेंज है, इसका नाम है लद्दाख, और लद्दाख के पास में जो ये रेंज है, इसका नाम है जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर से जिस हिमालय का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय है। इसमें 3 श्रेणियां आती हैं मुख्य रूप से, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। 3 श्रेणियां, 3 रेंजेज इसके अंतर्गत आती हैं। ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, और ये जास्कर है। अब इसमें क्या है, ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है, इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले। जो नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स हैं, इसके जो क्षेत्र, इसको हम जब सब डिवीजन जब इसका करते हैं, तो इसके सब डिवीजन के अंतर्गत हम सबसे पहले जो देखते हैं ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय को पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद में ग्रेटर हिमालय को पढ़ते हैं। ग्रेटर हिमालय के बाद में लघु या फिर मिडिल हिमालय भी इसको बोलते, लेसर या मिडिल हिमालय भी बोलते हैं इसको। और जो चौथा जो क्षेत्र है, उसको हम शिवालिक हिमालय के नाम से पढ़ते हैं, शिवालिक हिमालय। तो ये है ट्रांस, ग्रेट, लघु और शिवालिक। इन क्षेत्रों को हम क्रम से देखते हैं। अभी हम ट्रांस हिमालय को समझ रहे हैं कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है, और वैसे तो कैलाश रेंज तक का ये क्षेत्र है। तो काराकोरम जो है, काराकोरम जो यहाँ से, यहाँ पर है पामीर, इधर यहाँ पर क्या है, पामीर नॉट, पामीर गांठ के नाम से इसको जानते हैं, पामीर नॉट। पामीर का पठार है, पामीर का पठार है, यहाँ तक इसका विस्तार है। और इधर ये यहाँ पर कैलाश रेंज तक इसका विस्तार है। जो कैलाश रेंज है, आगे यहाँ पर कैलाश पर्वत श्रेणी है तिब्बत में, तो उसको कैलाश रेंज। इसके साथ साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि आप एटलस या ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस या ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस या फिर ओरिएंट ब्लैक सोन की एटलस में भी इन सब चीज़ों को लोकेट करते रहेंगे, तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा और दिमाग में एक मेंटल इमेज इनकी बन जाती है।
तो ये याद रखने में आसानी रहेगी। इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी लिख रहे हैं, तो आप फिजिकल मैप इंडिया को खोलेंगे, फिजिकल मैप में ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, कहाँ लद्दाख है, कहाँ जास्कर है, काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी, सारी ये चीज़ उसमें दिख जाएंगी। तो उसको वहाँ पर लोकेट करते रहेंगे, तो ये चीज़ें हैं जो याद रखने में आसान रहेंगी और क्वेश्चंस इससे गलत नहीं होंगे। काराकोरम और लद्दाख के यहाँ से निकलती है इंडस नदी, जो सिंधु नदी है, इसका प्रवेश यहाँ से होता है जम्मू कश्मीर में लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में होती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है। ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर में ही लद्दाख के पास से श्योक रिवर निकलती है, जो इसकी सहायक नदी है, और श्योक की सहायक नदी नुब्रा नदी है। वो यहाँ से नुब्रा वैली है। ग्लेशियर, यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, नुब्रा भी ग्लेशियर वैली है, तो ग्लेशियर्स यहाँ पर हैं। नुब्रा की सहायक नदी हुंजा भी यहाँ पर है, हुंजा रिवर भी है। हुंजा और नुब्रा दोनों रिवर्स भी हैं और वैली भी हैं। हुंजा वैली भी है, और क्योंकि उस वैली में ही वो रिवर बहती है तो उसको उसी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये नदी घाटियाँ भी हैं, और ये यहाँ पर इस तरह से हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं ये। और लद्दाख में ही, इस क्षेत्र में ही मुख्य रूप से पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या, इसमें ग्लेशियर्स ज़्यादातर पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स हैं। और उन ग्लेशियर्स में ही भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन यहाँ पर पाया जाता है। सियाचिन यहाँ है, काराकोरम श्रेणी है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन के साथ में यहाँ पर मैप में, एटलस में जब आप देखोगे तो फिजिकल मैप में यहाँ पर आपको और भी ग्लेशियर्स दिखेंगे, जैसे कि बियाफो है, बाल्टोरो, हिस्पर, और ये ग्लेशियर्स हैं। और बहुत सारी चोटियाँ भी यहाँ पर हैं, जैसे कि लद्दाख में एक जो इसकी पीक मिलती है, लद्दाख में, ये लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख में यहाँ पर एक चोटी का नाम है राकापोसी। ये तीव्र ढाल वाली चोटी है। इसका ढाल विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। वर्ल्ड में ही इससे ज़्यादा ढाल यहाँ किसी का नहीं पाया जाता। बहुत खड़ी चोटी है, मतलब इसकी ये जो राकापोसी है। और इसके अलावा जब हम देखते हैं तो ये 3 पर्वत श्रेणियाँ हो गई ट्रांस हिमालय में, और ये तो हो गया ट्रांस हिमालय। अब हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उसकी उत्पत्ति और विकास किस तरह से हुआ है, उन सब चीज़ों को हम देखते चलेंगे। तो ये तो हो गया ट्रांस हिमालय के बाद में यहाँ पर जैसे राकापोसी है, और गेसरबम, मैसरबम, ये और भी यहाँ पर चोटियाँ हैं। इनको आप मैप में, एटलस में देखोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। तो उन सब चीज़ों को आप देखते चलिए। इसके बाद हम ये ग्रेट हिमालय पढ़ रहे हैं। ये है ग्रेट हिमालय पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब हम इनको देखते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ लोकेट करते हैं, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय के भी नॉर्थ में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, तिब्बत का पठार है। ये क्या है, मान लो ये तिब्बत का पठार है। ये यहाँ से आप नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहे हैं, नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। ये समझने के लिए बताया है, वैसे है नहीं, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। तो ये यहाँ पर मान लो तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार के बाद में ये चोटी है, ट्रांस हिमालय है। ये क्या है, ट्रांस हिमालय के बाद में ये इससे थोड़ी ऊंची जो है, सबसे ऊंची जो है ये है ग्रेट हिमालय के बाद में ये थोड़ी कम ऊंचाई की जो है ये है लेसर हिमालय, या इसको मिडिल हिमालय बोल देते हैं। मिडिल हिमालय के बाद में थोड़ी कम ऊंचाई की जो चोटी है, इसको बोल लेंगे हम शिवालिक हिमालय। ये क्या है, शिवालिक हिमालय के बाद में ये गिरिपदीय मैदान है। यहाँ से उत्तर भारत का मैदान शुरू होता है, तो उत्तर भारत का मैदान यहाँ पर ये गिरिपदीय मैदान है, और इस तरीके से ये यहाँ समाप्त हो जाता है। ये इस तरीके से ये उत्तर का मैदान है। तो इसमें हम इसी क्रम में इन सबको समझते चलेंगे कि सबसे पहले तिब्बत का पठार है, फिर ट्रांस हिमालय है।
ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच में एक फॉल्ट या एक जो जो नीचा जो वैली नुमा जो संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं ITSZ। इसको बोलते हैं क्या, यहाँ पर ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के जो बीच में जो पाई जाती है संरचना, इसको बोलते हैं ITSZ। इसको बोलते हैं इंडस, क्योंकि यहाँ से इंडस नदी निकलती है। इंडस, सांगपो, सांगपो का मतलब है सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो नाम से बोलते हैं। सांगपो, इंडस, सांगपो। फ्यूचर जोन, फ्यूचर जोन, सूचर का मतलब होता है जिस तरह से कि कपड़े को, दो कपड़ों को सीने के बाद जो सीवन सी बनती है ना, उसको फ्यूचर नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जॉइंट मिलता है, तो इंडस सांगपो फ्यूचर जोन के नाम से इसको जाना जाता है या इसको कहते हैं। ये है ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में। और ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय या मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी इसको बोलते हैं। ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के जो बीच का जो फॉल्ट है, या जिसको बोल सकते हैं अपन, जो इसका जो बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मैन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मैन सेंट्रल थ्रस्ट इसको कहते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच का जो क्षेत्र है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच का क्षेत्र है, इसको कहते हैं मैन बाउंड्री, मैन बाउंड्री थ्रस्ट। क्षेपण, थ्रस्ट का मतलब होता है छेप, धक्का एक तरह से। तो यहाँ पर एक साथ ही इस हिमालय पर्वत का निर्माण एक साथ नहीं हुआ है। हिमालय पर्वत की हम निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है ना, निर्माण हुआ है इसका टर्सरी काल में। टर्सरी एक तरह से जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी जो, उसमें सबसे बड़ी जो समय की जो यूनिट होती है ना, उसको बोलते हैं ईयोन। ईयोन के बाद में आती है उस ईयोन जो बटा होता है इराज में। ईयोन में क्या क्या होते हैं, इरा होते हैं। और इरा किस में बटा होता है, पीरियड में। और पीरियड किस में बटा होता है, इपोक में। तो ये जो इसका निर्माण हुआ है, ये सिनोजोइक इरा में। इरा जब हम देखते हैं, जब हिमालय पर्वत का निर्माण की हम बात करें, तो इसका जो इरा तो है सेनोजोइक, सेनोजोइक, सेनोजोइक इरा है। ये क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखने की बात है कि ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण हम बात कर रहे हैं। हिमालय जो है ना, हिमालय का निर्माण कब हुआ, तो इरा देखेंगे तो हम कौन सा है, सिनोजोइक इरा है। और हम पीरियड देखेंगे तो पीरियड कौन सा है, पीरियड है टर्सरी पीरियड, टर्सरी, तृतीयक पीरियड है। और हम इपोक की बात करेंगे तो एक इपोक नहीं है हिमालय पर्वतमाला का निर्माण एक, क्योंकि इसमें हिमालय में ग्रेट हिमालय ही नहीं है, लघु भी है, शिवालिक भी है। शिवालिक तो हिमालय की नवीनतम संरचना है। हिमालय की जो शिवालिक जो संरचना है वो नवीनतम है, जिसका निर्माण काल तो अंतिम जो टर्सरी काल के अंतिम काल में हुआ है, जिसको बोलते हैं प्लायोसीन। तो ये है टर्सरी काल का में इसका निर्माण हुआ है। एक इपोक में नहीं हुआ, इसका निर्माण हुआ है इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इन तीन पीरियड में हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है, इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इसमें जब टर्सरी काल में हम देखते हैं तो टर्सरी काल में 5 इपोक हैं, पूरे 5 इपोक हैं। 5 इपोक में से पहला है इसमें पैलियोसीन, और जो पहला है वो उसमें इसका हिमालय पर्वत नहीं आएगा।
और ओलिगोसीन में भी नहीं आएगा। बाकी बाकी इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन तीनों में हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से है। और जो उत्तर भारत का जो मैदान है वो तो इसके बाद भी टर्सरी क्वाटरनरी में भी उसका निर्माण हुआ है, प्लायोसीन और प्लिस्टोसीन में भी उसका निर्माण अभी तक भी हो रहा है। तो उत्तर भारत का जो मैदान है वो तो नवीनतम संरचना है, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे ही विस्तार से। पर जब हिमालय पर्वतमाला के निर्माण की बात होती है तो उसमें इरा कौन सा है? सिनोजोइक इरा है। पीरियड कौन सा है? टर्सरी है। और इपोक कौन से हैं? इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, 3 इपोक हैं। और जो इरा है सिनोजोइक है और पीरियड है वो टर्सरी है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रख लेनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये है। और इस तरह से हम ये पढ़ ही रहे हैं। ग्रेट हिमालय अभी हम पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ इसी के साथ और देख लेते हैं कि जो ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है जो नवीनतम पर्वतमाला है, नवीन मोड़दार पर्वत है। और जो भी विश्व में जो पर्वत हो ना, जो भी विश्व के जो माउंटेन्स हैं, वर्ल्ड के जो माउंटेन्स हैं, उनका निर्माण 4 युगों में हुआ है। 4 युगों में हुआ है। वो युग हैं, एक तो प्री कैम्ब्रियन या आर्कियन का जो 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 टाइम है, प्री कैम्ब्रियन या आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन या आर्कियन। इसके बाद का जो पर्वत, क्योंकि ये एक विशिष्ट कालक्रम है जिनमें ही विशेष तौर से पर्वतों का निर्माण हुआ है। मुख्य रूप से जो पर्वत हैं जो इन्हीं 4 पर्वत क्रमों में ही बने हैं, इन 4 पर्वत काल में ही बने हैं। पर्वत निर्माण के ये ओरोजेनिक पीरियड हैं या जो ये टाइम है, जो 4 ही मुख्य रूप से हैं। तो एक तो है प्री कैम्ब्रियन, या आर्कियन। प्री कैम्ब्रियन आर्कियन के बाद में जो दूसरा है वो है कैलिडोनियन। जो तीसरा है वो है हर्सिनियन। तीसरा है हर्सिनियन। और जो चौथा है वो है प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सियन। और जो चौथा है वो है अल्पाइन। तो हिमालय पर्वतमाला किस काल की है? अल्पाइन काल की पर्वतमाला है। अल्पाइन काल की नवीनतम पर्वतमाला है। तो ये अगर आ जाए तो जो भी नवीन मोड़दार पर्वतमाला हैं जिनकी उत्पत्ति की व्याख्या हम प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत से करते हैं, वो सारे पर्वत अल्पाइन काल के हैं, जिनमें रॉकी, एंडीज और हिमालय जैसी नवीन मोड़दार पर्वतमाला आती हैं। और ये है इस तरह से, जैसे प्राचीनतम आर्कियन जो है, इनको याद रखने का एक तरीका है। मैं तो इसको इस तरह से ACHA, अच्छा, इस नाम से इसको याद रख लेता हूँ। रख सकते हो आप इस नाम से। आर्कियन हो गया, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। आर्कियन को प्री कैम्ब्रियन भी कह सकते हैं। प्री कैम्ब्रियन मतलब इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ है। प्री कैम्ब्रियन मतलब 60 करोड़ वर्ष साल पहले, 60 करोड़ ईयर्स एगो इसका निर्माण हुआ है। 60 करोड़ ईयर्स एगो, 60 करोड़ साल पहले हुआ है। और ये है पैलियोजोइक, जो है पैलियोजोइक काल है, जिसमें कैम्ब्रियन से शुरू होता है और परमो कार्बोनिफेरस तक ये चलता है। तो इसका निर्माण जो हुआ है, जो शुरुआत का जो पैलियोजोइक काल है, तो स्टार्टिंग का जो पैलियोजोइक काल है जिसमें कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन युग जो है उसमें काल है, तो ये है कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन जो है। तो जो स्टार्टिंग का जो पैलियोजोइक काल है ना, उसमें ये है। और हर्सिनियन जो है वो एंड का, परमो कार्बोनिफेरस का जो पैलियोजोइक काल है उसमें है। परमो कार्बोनिफेरस में इसका निर्माण हुआ है। और ये अल्पाइन का तो आप देख ही रहे हैं, ये तो टर्सरी काल में है। इसमें है, इसमें कोई हिंदी की बजाय इनको सारी चीज़ों को, जिस तरह से कि इंग्लिश में इयोन होते हैं, इयोन, इरा और पीरियड और इपोक, उस तरह से याद रखना सही रहता है। हिंदी में तो इनको सबको काल, क्रम या कुछ भी जैसे बोल देते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश में इनका टर्म्स याद रखना ज़रूरी है। तो जो टर्सरी, जिस तरह की टर्सरी इरा है, टर्सरी इरा नहीं, पीरियड है,
तो उस तरह से इन चीज़ों को याद रखना उचित रहेगा। तो ये अल्पाइन है। तो हिमालय पर्वतमाला का निर्माण किसमें हुआ है? अल्पाइन काल में। किसमें हुआ है? अल्पाइन काल की पर्वतमाला है। और हिमालय पर्वतमाला में एक चीज और हमने नहीं देखी कि इसका जो लंबाई है, इसकी लंबाई है लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। और जो इसका स्लोप है वो हिमालय पर्वतमाला का जो स्लोप है, पूरी हिमालय पर्वतमाला की हम बात कर रहे हैं जिसमें ट्रांस हिमालय से लेकर और शिवालिक तक हैं, सारी पूरी ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर या मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन सब की हम बात कर रहे हैं। हिमालय पर्वतमाला का जब नाम आता है तो हम इन चारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो स्लोप है, इन सब का स्लोप जो है वो किधर है? इन सब का स्लोप जो है वो साउथ में क्या किस तरह से है? इसका स्लोप कुछ इस तरह से है, इस तरह से है। ये क्या किस तरह से है? जैसे कि उत्तल जो होता है ना, उत्तलाकार, कन्वेक्स शेप है इसका। किधर है ये कन्वेक्स शेप? साउथ में कन्वेक्स है इस तरह से, और नॉर्थ साइड में इस तरह से है कॉनकेव शेप। ये किस तरह का शेप है? कॉनकेव शेप है। और ये किस तरह से? इस तरह से। मतलब इधर से अगर इसके ऊपर चढ़ना आसान रहता है क्योंकि यहाँ पर ढलान कम है, यहाँ पर ढलान ज़्यादा है। तो साउथ की तरफ, जिस तरफ इंडिया है, हिमालय पर्वतमाला के साउथ में ही तो है इंडिया, तो उधर क्या है? ढलान ज़्यादा है, खड़ी ढाल है। और इधर जो उत्तर की तरफ देखेंगे तो इसका ढलान क्या है? कम है। तो ये तो उत्तलाकार शेप है। और ये किस तरह से शेप है? अवतलाकार है। अवतलाकार या फिर इसको बोल सकते हैं कॉनकेव शेप है। किधर है ये? हिमालय पर्वतमाला के उत्तर में कौन सा शेप है? कॉनकेव। और दक्षिण में कौन सा है? कॉन्वेक्स। तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा हमने इसकी पर्वतों के बारे में भी बात कर ली, कौन से काल के पर्वत हैं ये, और लंबाई चौड़ाई तो आप देख लेना, फैक्ट है। इसके अलावा ये है। अब इसमें इसकी उत्पत्ति की और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम ग्रेट हिमालय पाएंगे। उत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति कब हुई वो तो हमने समझ लिया, कब हुई है? टर्सरी काल में हुई है। कौन से पर्वतों का कौन सा युग है ये? अल्पाइन पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है, ये क्या है? न्यू फोल्डेड माउंटेन्स हैं। नवीन मोड़दार पर्वत प्लेट टेक्टोनिक्स से, जिनकी सबसे अच्छी व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक्स की होती है। अब इनकी उत्पत्ति हुई कैसे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उत्पत्ति हुई कैसे, इससे रिलेटेड मुख्य रूप से प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत है और एक जो कोबर का जो जियो सिंक्लाइन थ्योरी है, वो दो थ्योरी हैं। तो एक तो प्लेट टेक्टोनिक्स का तो सर्वमान्य सिद्धांत है ही, इसके साथ ही जो इससे पहले जो सिद्धांत दिया गया था कोबर ने, उसको बोलते हैं जियो सिंक्लाइन थ्योरी। जियो सिंक्लाइन थ्योरी है, या इसको बोल सकते हैं भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत है। भूसन्नति सिंक्लाइन और सिंक्लाइन का मतलब ये होता है, जिस तरह से कि फोल्ड्स जब हम पढ़ते हैं, वलन जब पढ़ते हैं, तो उसमें सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन का उल्लेख होता है। तो सिंक्लाइन क्या होता है? जिस तरह से कि जब कंप्रेशनल फोर्स पड़ता है, जब किसी भूमि पर दोनों तरफ से जब दबाव पड़ेगा, तो ये बीच का जो भूमि है जो सिकुड़ने लगती है और इसमें फोल्ड बनने लग जाते हैं। फोल्ड के बाद में जो भूमि का नीचे की तरफ जो धसाव होता है ना, उसको बोलते हैं सिंक्लाइन, और जो ऊपर की तरफ भाग उठ जाता है उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। तो इस तरह से, जिस तरह से कि ये समझ सकते हैं हम इसको, तो ये जब किसी भूभाग पर दोनों तरफ से जब दबाव पड़ेगा, इधर से और इधर से, जब यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स या संपीड़नात्मक जब बल लगता है, तो ये भूमि में सिकुड़ती है, फोल्ड बनते हैं। फोल्ड के बाद में ये भूमि का भाग जो उठ जाता है ना, इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, अपनति।
और सिनक्लाइन अभिनति। तो सिनक्लाइन क्या हो गई? अभिनति। तो इस तरह से ये नीचे धसा हुआ भाग है भूमि का, इसको इस सिनक्लाइन बोलते हैं। ये कोबर ने ये सिद्धांत दिया था, तो इसको हम समझेंगे क्या है इस सिद्धांत में, क्या है भूसन्नति सिद्धांत में, क्या है भूसन्नति सिद्धांत में क्या है। तो जियो सिनक्लाइन जो थ्योरी है, जियो सिनक्लाइन थ्योरी जो कोबर ने दी है, कोबर के साथ साथ ही कोबर का नाम तो सबसे पहले इसमें आता है, सर्वमान जियो सिनक्लाइन थ्योरी में सबसे पहले नाम अगर आपको ऑप्शन में दिखे तो कोबर ही करोगे। अगर कोबर नहीं है तो इसमें स्वेस भी आ जाता है, स्वेस का भी महोदय का भी इनका योगदान इसमें रहा है। तो जियो सिनक्लाइन में क्या होता है, जियो सिनक्लाइन थ्योरी इस तरह से जो हिमालय पर्वतों के उत्पत्ति की व्याख्या किस तरह से करते हैं ये कोबर महोदय, इस तरह से करते हैं कि ये मान लो कोई दो भूभाग हैं और दो भूभागों के बीच में क्या है, भूसन्नति, जिन्होंने जियो सिनक्लाइन इन्होंने कहा है। तो ये दो भूभाग हैं, ये मान लो एक भूभाग हो गया और इसके बाद ये दूसरा है। तो ये इनके बीच में ये क्या है, नीचे ये धसाव है, मान लो ये यहाँ पर क्या है, धसा हुआ है, ये भूमि में क्या है, धसा। अब यहाँ से कुछ नदियाँ आएंगी और इनका अवसादीकरण यहाँ पर होता है। क्या होता है, नदियाँ पानी जो बहता हुआ आता है, इधर क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है, अवसादीकरण होता रहता है। ये यहाँ पर क्या है, अवसादीकरण होता रहेगा और ये कुछ नीचे की तरफ यहाँ पर फोर्स लगेगा, दबाव लगेगा। जब नीचे की तरफ जब फोर्स लगेगा तो ये भी आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जब ये आगे की तरफ यहाँ से जब बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अवसादों का जमाव हो रहा है, ये नीचे की तरफ जब जाने लगेंगे तो यहाँ पर क्या है कि पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, यहाँ पर फोल्ड बनते हैं और फोल्ड के साथ साथ यहाँ पर क्या है, पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। तो कोबर ने महोदय ने माना कि ये है, इसके बीच को उन्होंने कहा टेथिस भूसन्नति। यहाँ पर बीच में टेथिस सागर था, दो भूखंडों के बीच में, इसको टेथिस जियो सिनक्लाइन कहा उन्होंने, टेथिस जियो सिनक्लाइन, टेथिस भूसन्नति कहा। तो टेथिस भूसन्नति में क्या हुआ, जब यहाँ पर इनके दो भूखंड जो थे, यूरेशियन प्लेट, इसको हम कह सकते हैं कि यूरेशियन भाग है, ये यूरेशियन है और ये है इंडियन। यूरोप एशिया का जो भूखंड था और ये एक था इंडियन। तो जब इंडियन और यूरेशियन भूभाग के बीच में जो ये टेथिस सागर था, टेथिस सागर में क्या हुआ कि नदियों के माध्यम से जब अवसादों का इसमें जमाव हुआ और जमाव होने के बाद में जब ये नीचे की तरफ जब ये बल लगा, और नीचे की तरफ जब ये बल लगा, मतलब इसका नीचे की तरफ तो लगेगा ही, जब यहाँ पर अवसादों का जमाव हो रहा है तो इसका दबाव नीचे की तरफ लगा। तो ये जब एक दूसरे की तरफ जब ये खिसकने लगे, संपीड़नात्मक जब यहाँ पर बल लगा, तो जब यहाँ पर जो ये पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ ना, इसी से इन्होंने हिमालय पर्वतमाला का निर्माण बताया है। ट्रांस ग्रेट लघु और शिवालिक हिमालय, इस तरह से इनका निर्माण हुआ है। और जियो सिनक्लाइन थ्योरी में जो अग्रभागों, दो भूखंडों के ये जो अग्रभाग है ना, इनको रेड कैंटेन इन्होंने नाम दिया, इनको कहा रेड कैंटेन, इसको रेड कैंटेन नाम दिया। किनको, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं जो दोनों साइड में बनी है ना, इनको रेड कैंटेन। और इसके बीच में जो ये एक पठारी प्रदेश है, जहां पर कोई जो स्थिर रहा लगभग, इस टेथिस भूसागर के बीच में का जो ये पठारी प्रदेश है जो लगभग स्थिर रहा, अर्थात यहाँ पर कोई नवीन संरचना का निर्माण हुआ नहीं, तो इसको कहा इन्होंने, बीच के जो दृढ़ पिंड है, ये दृढ़ पिंड है, कठोर रिजिड भाग है, इसको इन्होंने कहा श्वासेनबर्ग। तो कोबर महोदय ने इस तरह से श्वासेनबर्ग और रेड कैंटेन के नाम से इनको जाना और बताया। तो एक तो ये इसकी उत्पत्ति का ये सिद्धांत है, और इसके साथ ही जो दूसरा सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में तो उन्होंने बताया ही है कि जिस तरह से कि ये इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है जिसकी गति यूरेशियन प्लेट से ज़्यादा है और घनत्व भी ज़्यादा है, और गति भी ज़्यादा है।
तो हुआ क्या है कि इस प्लेट का क्या है, यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या है, क्षेपण हो गया है। यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या हो गया, इसका क्षेपण हो गया है। ये यूरेशियन प्लेट है। यहाँ पहले टेथिस सागर था, जो धीरे 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 प्लेट जब खिसकने की बजाय बाद उसका क्या हो गया, वो टेथिस सागर पूरी तरह से विलुप्त हो गया। और यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला और जो एक एक ग्रेट हिमालय, लघु और मिडिल और शिवालिक, इस तरह से उनके निर्माण होता गया। और यहाँ पर सबसे पहले यूरेशियन प्लेट की साइड में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ट्रांस के बाद में जिस तरह से इनमें संपीड़नात्मक बल और लगता गया और ये प्लेट धीरे धीरे जब खिसकती चली गई, तो यहाँ पर फिर ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, इस तरह से इसका निर्माण हुआ है। ये प्लेट है यूरेशियन, सॉरी, ये प्लेट है इंडियन, ये प्लेट है इंडियन और ये है यूरेशियन। तो इस तरह से ये है, इस तरह से ये है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी में इसको हम अलग से विस्तार से हम समझेंगे कि किस तरीके से ये हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। और तो निर्माण से संबंधित ये सिद्धांत हैं। तो इसका निर्माण तो इस तरह से हुआ है। और ये प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी बताता है। प्लेट टेक्टोनिक्स का जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें इसका उल्लेख है। अभी हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया था और ग्रेट हिमालय के बारे में हम समझ रहे थे। ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है, तो इसका निर्माण मुख्य रूप से टर्सरी पीरियड के इपोक जो है ईओसीन इपोक में हुआ है। ईओसीन इपोक में इसका निर्माण हुआ है। और ग्रेट हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक। यहाँ पर कौन सा पर्वत है, नामचा बरवा। और यहाँ कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत है। तो नंगा पर्वत से लेकर और नामचा पर्वत तक किसका ये है, ग्रेट हिमालय का विस्तार है। ग्रेट हिमालय का विस्तार है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। और ये इसकी शेप कैसी है, चापाकार। कैसी है, चापाकार, अर्कवेट शेप है, चापाकार शेप में ये है, चापाकार शेप में है। और इसकी हाइट की बात करें, ग्रेट हिमालय की जो हाइट है, सर्वाधिक हाइट है 6100 मीटर की हाइट है, सर्वाधिक इसकी ऊंचाई है। लंबाई की बात करें तो लंबाई तो लगभग 2500 किलोमीटर है। इसके साथ में ही हम चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है, पूर्व में कम है। और पूरे अगर ट्रांस हिमालय से लेकर और शिवालिक तक की हम बात करें तो पश्चिम में इसकी क्या है, चौड़ाई ज़्यादा है, पूर्व में कम है। इसका भी कारण क्या है कि जब यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में जब कॉलिजन हुआ, तो कॉलिजन होने के बाद जो इंडियन प्लेट है उसकी जो गति है वो एंटी क्लॉकवाइज थी। मतलब टकराने के बाद वो प्लेट है वो इस तरह से, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। जब यूरेशियन प्लेट से जब ये इंडियन प्लेट जब यहाँ पर टकराई थी ना, इस तरह से जब ये इंडियन प्लेट टकराई थी यहाँ पर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी गति थी। इधर गति थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति थी। तो इधर थ्रस्ट ज़्यादा था, इधर दबाव ज़्यादा था। दबाव इसका ज़्यादा था क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ दबाव इसका ज़्यादा पड़ा, वहाँ पर। तो वहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं
उनका निर्माण तो हुआ पर ज़्यादा चौड़ाई नहीं हुई, वहाँ पर ज़्यादा चौड़ाई नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर इसका क्या है, इसका संपीड़नात्मक बल ज़्यादा है, संपीड़नात्मक बल ज़्यादा है। और जो हम पढ़ रहे थे कि जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला में साउथ की तरफ जो उसका जो स्लोप है वो उत्तलाकार क्यों है, क्यों, उसका कारण भी यही है क्योंकि इंडियन प्लेट है वो अधिक गति से है, यूरेशियन प्लेट से ज़्यादा गति इंडियन प्लेट की थी। और ज़्यादा गति होने के कारण उसका जब ज़्यादा मतलब उसकी कॉलिजन में ज़्यादा फोर्स जब लगा, ज़्यादा फोर्स लगा तो ज़्यादा फोर्स लगने के कारण वहाँ पर ढाल, खड़ा ढाल तो होना ही है क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगा, और यूरेशियन प्लेट का ज़्यादा फोर्स लगा नहीं तो वहाँ पर क्या है, अवतल ढाल है। तो ये भी इसका कारण है। और हम इसमें ये भी पढ़ते हैं कि जो भी प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्योरी में जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, अब ये प्लेट बाउंड्री है कॉन्टिनेंट प्लेट बाउंड्री, तो वहाँ पर क्या है, भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी की भी घटनाएं होती हैं। परंतु यहाँ पर भूकंप तो आता है परंतु ज्वालामुखी घटनाएं ज्वालामुखी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि इंडियन प्लेट जो है उसका, पहली बात तो ज्वालामुखी नहीं आने के कारणों में हम देखते हैं तो सबसे पहले तो क्या है कि उसका इतना अधिक घनत्व भी नहीं है कि वो इतनी गहराई में चली जाए और मैग्मा का निर्माण हो। तो इतना ज़्यादा मैग्मा का निर्माण हुआ नहीं, और हुआ भी है तो हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ तो वो इतनी भयंकर थ्रस्ट हुआ, और उसका ऊंचाई जो हिमालय, ग्रेट हिमालय है, उसकी ऊंचाई विश्व में सबसे ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है उसकी उसी में है, ग्रेट हिमालय में ही है। तो वो जो मैग्मा का ऊपर आता है थोड़ा बहुत वो है, तो वो पर्वतों के बीच में ही दबा रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। तो इस तरह से वॉल्केनिक इरेप्शंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। तो ग्रेट हिमालय में ये है 6100 मीटर हाइट है, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। नामचा पर्वत तक है, नंगा पर्वत से लेकर, और इसकी जो चोटियां हैं, इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है ये नेपाल में यहाँ पर जो ये सबसे ऊंची इसकी चोटी है ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। नेपाल में इसी को क्या कहा जाता है, सागर माथा के नाम से इसको जानते हैं, नेपाल में है। और यहीं के नेपाल के पास में यहाँ पर सिक्किम और नेपाल की सीमा पर यहाँ पर है कंचनजंगा, जो कि भारत में स्थित भूभाग की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा क्या है, भारत में स्थित भूभाग की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। इसकी है 8598 मीटर, इसकी हाइट कितनी है, 8598। और ट्रांस हिमालय के अंदर, ग्रेट हिमालय में नहीं है, ट्रांस हिमालय जब हम पढ़ रहे थे तो उस ट्रांस हिमालय में यहाँ पर काराकोरम के पास में ही K2 नाम से एक चोटी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं इसको, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611। माउंट एवरेस्ट के बाद में गॉडविन ऑस्टिन की सबसे ऊंचाई है, ज़्यादा है, गॉडविन ऑस्टिन है, परंतु ये पीओके में है, और पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो पूर्ण रूप से भारत का अधिकार उस पर नहीं है, पूर्ण रूप से भारत का अधिकार नहीं है। इसलिए जब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को जब हम कभी कभार देखते हैं और क्वेश्चन जब आ जाता है कि भारत एक तो क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और ऑप्शन में आपको दे रखा है माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा, तो आप क्या करोगे, K2 ही करोगे, क्योंकि पीओ के जो है वो भी है, तो इंडिया के मैप में दिखाते हैं ना पीओके को भी, तो वो वैसे है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, भारत का ही तो कश्मीर है, परंतु पाक ने कभी ऑक्यूपाइड कर रखा है उसको, तो इसलिए ये है, परंतु भारत का उस पर संपूर्ण अधिकार नहीं है। तो जब हम ये कहें कि भारत में स्थित भूभाग पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर इसका आंसर K2 नहीं होगा, क्योंकि K2 पीओके में है, और कंचनजंगा पूर्ण रूप से जो कश्मीर जो सिक्किम का जो क्षेत्र है इसमें है। तो यहाँ पर सिक्किम, वैसे थोड़ा भाग इसका नेपाल में भी है, पर सिक्किम में है, तो सिक्किम तो इंडिया का है ही पूर्ण रूप से,
तो सिक्किम में है तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर हो जाती है। और K2 कंचनजंगा, इसके अलावा और जो इसकी चोटियां हैं, और जो इसकी चोटियां हैं उनका क्रम कई बार कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके क्रम को भी हम देख लेते हैं। इसका जो क्रम है, चोटियों का क्रम है, तो सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट है ही, माउंट एवरेस्ट। फिर है कंचनजंगा। ग्रेट हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं अभी। वैसे माउंट एवरेस्ट के बाद गॉडविन ऑस्टिन आएगी, पर गॉडविन ऑस्टिन किस में है? ट्रांस हिमालय में है, ग्रेट हिमालय में नहीं है। कंचनजंगा, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, धौलागिरी। फिर ये नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। फिर है अन्नापूर्णा, फिर है नंदा देवी, नंदा देवी। फिर है नामचा बरवा, जो इधर है अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरवा। फिर है केदारनाथ, जो उत्तराखंड में है। तो इस तरह से है। इनको एटलस में आप जब देखेंगे तो इनका क्रम आपको मिल जाएगा यहीं पर। उत्तराखंड नेपाल में ये सारी चोटियां हैं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड नेपाल में ये सारी चोटियां मिल जाएंगे। इनको आप लोकेट करना स्टूडेंट और एटलस में, या ऑक्सफोर्ड का जो एटलस है स्कूल एटलस, उसमें ये आपको मिल जाएंगे। तो ये आप देखना, या ओरिएंट ब्लैक सोन के एटलस में ये सारी लोकेशंस इनकी मिल जाती हैं, तो इनको देख लेना चाहिए। और तो ये है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में ये चोटियां हैं, चोटियां हैं, और इन चोटियों के साथ, चोटियों के साथ ये क्या है कि वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। तो वर्ष भर बर्फ से ढका ढका रहने के कारण इसको क्या कहा जाता है? हिमाद्री, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय के उत्तर में कौन सा है? ITSZ है। क्या है? इंडस सांगपो फ्यूचर जोन है। इसके उत्तर में क्या है? इंडस सांगपो फ्यूचर जोन है। और दक्षिण में क्या है? इसके दक्षिण में, ये तो इसके नॉर्थ में है इंडस सांगपो फ्यूचर जोन, और इसके साउथ में है मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मैन सेंट्रल थ्रस्ट है। क्या है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट है। मैन सेंट्रल थ्रस्ट में क्या है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट जो है, इसमें कश्मीर की जो घाटी है, कश्मीर वैली जो है ना, मैन सेंट्रल थ्रस्ट में ही है कश्मीर घाटी। और कश्मीर घाटी यहाँ पर, कश्मीर घाटी यहाँ पर श्रीनगर के पास झेलम नदी के जो निक्षेप हैं उनसे निर्मित एक उपजाऊ मिट्टी है, उसका नाम है करेवा। झेलम नदी से, झेलम नदी के जो निक्षेप है ना, उनसे निर्मित जो उपजाऊ मिट्टी है उसका नाम है करेवा। करेवा, करेवा ये बहुत उपजाऊ है। और करेवा, इस मिट्टी में ही सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है, सैफरॉन जिसको कहते हैं। सैफरॉन जो है, सर्वाधिक केसर का उत्पादन इसी मिट्टी में होता है। और यहाँ पर भी पैम्पोर जो है, जम्मू कश्मीर में पैम्पोर जो है, इस स्थान पर केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है।
तो ये है कश्मीर घाटी है, किसमें है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट में है। हम क्रम से देख रहे हैं पूरे। सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय देखा, ITSZ देखा, ग्रेट हिमालय देखा। ग्रेट हिमालय के साउथ में क्या, नॉर्थ से साउथ में चल रहे हैं, नॉर्थ से साउथ में ग्रेट हिमालय के बाद में मैन सेंट्रल थ्रस्ट की क्या है विशेषता, उसमें क्या है, क्या चीज़ें हैं? तो कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी के बाद में यहाँ पर कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, कुल्लू कांगड़ा, कुल्लू कांगड़ा की घाटियाँ जो हैं, और घाटियों के साथ ही ये महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं। तो ये हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट में, मैन सेंट्रल थ्रस्ट में है ये चीज़। मैन सेंट्रल थ्रस्ट के बाद हम बात करते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय या मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय। लेसर हिमालय के बारे में हम समझेंगे। ग्रेट हिमालय के बाद में लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय। बोलो निकलो। 75, 60, 83। तो लेसर, लेसर और मिडिल हिमालय के बारे में हम समझेंगे। लेसर हिमालय क्या है? लेसर हिमालय क्या है? लेसर हिमालय के उत्तर में क्या था? लेसर हिमालय के उत्तर में क्या है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट। इसकी लोकेशन है मैन सेंट्रल थ्रस्ट और मैन बाउंड्री, मैन बाउंड्री फॉल्ट, मैन बाउंड्री फॉल्ट के बीच में है लेसर, मिडिल या मध्य हिमालय। इसको मध्य हिमालय भी लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये है, ये सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये, इसका ये सर्वाधिक कटा फटा है, ये है, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये किस तरह से है? जिस तरह से कि ये तो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय के साउथ में ही क्या है? MCT है। फिर लेसर हिमालय, लेसर हिमालय यहाँ से जब शुरू होता है तो ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज है इसका, किसका? लेसर हिमालय का। पीर पंजाल है, पीर पंजाल के बाद में हिमाचल प्रदेश का जो ये रेंज है, हिमाचल प्रदेश का ये जो रेंज है, ग्रेट हिमालय विभिन्न रेंजेज में बटा हुआ है, छोटी छोटी श्रेणियों हैं उनमें बटा हुआ है, लगातार नहीं है, लगातार ये नहीं है। तो ये सबसे पहले जो इसकी रेंज है क्या है? पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल है, पीर पंजाल, पीर पंजाल है। फिर है धौलाधर, फिर है धौलाधर, फिर है नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, और जो चौथी है वो है महाभारत, महाभारत रेंज। महाभारत, धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नाग टिब्बा कहाँ है? उत्तराखंड में। और नेपाल के पास जो है उसको, उसका नाम है महाभारत। ये है महाभारत, महाभारत रेंज। ये है नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा रेंज। हिमाचल प्रदेश में जो है ये है, हिमाचल प्रदेश की जो रेंज है इसका नाम है धौलाधर। और ये जम्मू कश्मीर में जो है पीर पंजाल है, पीर पंजाल रेंज है। तो इस तरह से ये है, इस तरह से ये 4 श्रेणियां हैं लेसर हिमालय की। और इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई जो है वो है लगभग 3700 से 4500 मीटर तक है। 3700 से 4500 मीटर तक है। ग्रेट हिमालय की सबसे ज़्यादा 6100 किलोमीटर, 6100 मीटर थी, इसकी कम है। तो यह है लेसर हिमालय। मैन सेंट्रल थ्रस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था, लेसर हिमालय। अब इस लेसर हिमालय में क्या है कि पीर पंजाल और धौलाधर जो है इसका सदर्न है, ऐसे दिखने में वैसे लग रहा है, परंतु ये जो है, जो धौलाधर रेंज है इसकी साउथ मोस्ट रेंज है। ये बाकी ये इनकी लोकेशन उत्तर में ही है, ज़्यादा साउथ में ये नहीं है, ये साउथ में ज़्यादा नहीं है।
साउथ में तो कौन सी है, सबसे सदर्न जो है इसका, इसकी जो सदर्न रेंज है ये धौलाधार ही है सबसे साउथ में, ये है। और यहाँ पर क्या है, पीर पंजाल और धौलाधर और नाग टिब्बा, इन क्षेत्रों में क्या होता है कि यहाँ पर जो स्थलाकृतियाँ जो हैं, स्थलाकृतियाँ हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, एक तो यहाँ पर घास के जो मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान, घास के क्या पाए जाते हैं, मैदान। इन मैदानों को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज के आसपास क्या बोलते हैं, पीर पंजाल रेंज के आसपास इन मैदानों को क्या कहा जाता है, मर्ग। जिसके एग्जाम्पल्स में जैसे कि सोनमर्ग है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है। ये क्या है, पास्चरलैंड है, वैसे घास के मैदान है, चारागाह भूमि है ये, वैसे तो चारागाह भूमि है, मर्ग है और घास के मैदान है। और धौलाधर तो साउथ में है। उत्तराखंड की जो ये नाग टिब्बा रेंज है, इसके आसपास जो ये घास के मैदान है, इनको क्या कहा जाता है, बुग्याल, बुग्याल या पयार, पयार भी कहा जाता है। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है इनको, पयार या बुग्याल कहा जाता है। और इनकी एक खास विशेषता ये भी होती है कि ये घास के मैदान हैं जो सर्दियों में तो क्या है, बर्फ से ढक जाते हैं और गर्मियों में इनसे पानी हट जाता है और ये घास दिखने लगती है। और जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के जो रीजन्स जो हैं, इनमें विभिन्न जो कई जनजातियां हैं जो ऋतु प्रवास करती हैं। और ऋतु प्रवास का मतलब ये है कि सर्दियों में तो वो इन घास के मैदानों से नीचे उतर आती हैं और गर्मियों में जब इनमें बर्फ हट जाती है और जो घास दिखने लगती है, तब वो अपने पशुओं के साथ में वहां पर पशु चारण के लिए वहां पर जाते हैं। और इन गुलमर्ग, सोनमर्ग और ये बुग्याल, पयार जैसे घास के मैदानों में वो घास को, उनके पशुओं को घास खिलाते हैं। तो यहाँ पर जो वो जनजातियों के नाम क्या हैं, कौन कौन सी वो जनजातियां हैं जो ऋतु प्रवास करती हैं, ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास करती हैं। और ऋतु प्रवास करने वालों को क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवासी, या इंग्लिश में ट्रांस ह्यूमेंस उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांस ह्यूमेंस, ट्रांस ह्यूमेंस इनको कहा जाता है, ऋतु प्रवासी हैं। और ये कौन कौन सी जनजाति हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो हैं, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है। उत्तराखंड में क्या, ये तो जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है भोटिया, भोटिया है, गद्दी है। तो ये जनजातियां हैं जो क्या करती हैं, ऋतु प्रवास करती हैं और इन घास के मैदानों में गर्मियों के दिनों में घास खिलाने ये जाते हैं। तो ये है, यहाँ पर इस तरह के ये पाए जाते हैं। अब हम आते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट पर। हमने एमसीटी के बारे में भी पढ़ लिया था, एमसीटी में कि कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा जो घाटियाँ पाई जाती हैं। हमने फिर मिडिल हिमालय के बारे में पढ़ा, मिडिल हिमालय का विस्तार वगैरह हमने देखा, ऊंचाई देखी, कहाँ कहाँ है, किन किन क्षेत्रों में है। ये जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल किस में है, जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर किस में है, हिमाचल प्रदेश में है, नाग टिब्बा किस में है, उत्तराखंड में है, और महाभारत किस में है, नेपाल, नेपाल में है। महाभारत किस में है, नेपाल में है। तो ये है। इसके बाद मेन बाउंड्री फॉल्ट पर हम आते हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट में क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। मेन बाउंड्री के फॉल्ट इसके नॉर्थ में क्या है, मेन बाउंड्री की फॉल्ट के नॉर्थ में क्या है, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय। और मेन बाउंड्री फॉल्ट के साउथ में क्या है, साउथ में क्या है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक है, शिवालिक है। अभी इस पे भी आएंगे बाद में। मेन बाउंड्री फॉल्ट में क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट एक तरह से समतल घाटियां हैं। ये क्या है, समतल घाटियां, इनको लॉन्गिट्यूडनल वैलीज भी कहा जाता है। समतल घाटियां हैं, इनको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज के नाम से भी इनको जानते हैं।
लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज भी हैं ये। यहाँ पर कौन कौन सी वैलीज जो हैं ये हैं, यहाँ पर एक तो है जैसे शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, नैनीताल है। इसके अलावा नैनीताल के अलावा यहाँ पर देहरादून है, हरिद्वार है, दार्जिलिंग है। ये टूरिस्ट प्लेस भी हैं। फूलों की घाटी है, क्या है, फूलों की घाटी। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और उधर सिक्किम के आसपास यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर चुम्बी वैली है, चुम्बी घाटी है, ये सिक्किम के पास में है, ये उत्तराखंड में है। तो ये यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस भी हैं, नैनीताल, चक्राता। तो ये यहाँ पर क्या है, ये है। अब यहाँ पर ये दून और द्वार को भी हम समझ लेते हैं, दून और द्वार को भी हम समझ लेते हैं कि मेन बाउंड्री फॉल्ट के आसपास जो उत्तराखंड में, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के जो आसपास जो पश्चिम के जो क्षेत्र हैं, वेस्ट और ईस्ट, और एक इसका जो यहाँ पर सिक्किम या दार्जिलिंग के आसपास क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, जो वेस्ट वाले जो क्षेत्र है ना, उनको क्या कहा जाता है, हरिद्वार। इनको ईस्ट वालों को क्या कहा जाता है, द्वार। जैसे कि हरिद्वार, इसके एग्जाम्पल्स में जैसे हरिद्वार है, ये ईस्ट में है। और इनको क्या कहा जाता है, पश्चिम वालों को दून। पश्चिमी क्षेत्रों के आगे जो देहरादून है, क्या है, देहरादून है, देहरादून है, देहरादून है, पाटलिदून है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, दून लगता है नामों के आगे। और ईस्ट साइड में जो है वहां क्या लगेगा, द्वार लगेगा। तो दून और द्वार में फर्क कितना सा है, द्वार पूर्व की तरफ है और दून पश्चिम की तरफ है। मेन बाउंड्री फॉल्ट के आसपास, मेन बाउंड्री फॉल्ट और शिवालिक के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें पूर्वी क्षेत्र है, उनके आगे द्वार लगता है, हरिद्वार है। जैसे कि इसका एग्जांपल हरिद्वार है, और भी होंगे छोटे मोटे, आप देख लेना, द्वार लगेगा वहां पर। और पश्चिम में क्या लगेगा, दून लगेगा। देहरादून है, पाटलिदून है, इस तरह से ये है। तो ये है। इसके अलावा इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है, एक इसी तरीके से सिक्किम और दार्जिलिंग के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी जो एक इस तरह से जो स्थलाकृति बनती है उसको द्वार बोलते हैं, ओनली द्वार। ये आ जाता है एग्जाम में, द्वार स्थलाकृति कहाँ पर पाई जाती है, तो ये सिक्किम हिमालय या दार्जिलिंग हिमालय के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर द्वार स्थलाकृति मिलती है। द्वार ये अलग है, ये नामों में नहीं लगता, ये नामों में लगते हैं, क्षेत्रीय नाम। वहां पर तो द्वार लैंडफॉर्म है, द्वार स्थलाकृति मिलती है, तो द्वार स्थलाकृति का नाम है उस विशेष स्थलाकृति का नाम, तो वो है। और ये नामों के आगे, नामों, ये सरनेम है एक तरह से, द्वार और दून ये सरनेम है और ये खुद नेम है द्वार। तो ये है, ये सरनेम और वो नेम ओनली। तो द्वार अगर आ जाए तो सिक्किम हिमालय या दार्जिलिंग करना है, और दून और द्वार जो सरनेम है वो इस तरह से हरिद्वार और देहरादून। ईस्ट साइड में तो लगेगा द्वार और वेस्ट साइड में लगेगा क्या, दून। तो ये है, ये हम पढ़ लिया था हमने मेन, क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट पढ़ लिया था, मेन बाउंड्री फॉल्ट।
मेन बाउंड्री फॉल्ट हो गया था। मेन बाउंड्री फॉल्ट में ये जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, समतल घाटियां हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, ये हैं, ये सारी हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट में। दून हैं, द्वार हैं, है ना, तो ये सब हैं। और ये सिक्किम दार्जिलिंग का ये द्वार है, ये भी हमने पढ़ लिया था। और इसके अलावा जो जो है, इसके अलावा शिवालिक हिमालय और बचा है। तो शिवालिक हिमालय में हम देखेंगे शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक के नॉर्थ में क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। और इसके साउथ में क्या है, इसके साउथ में क्या है, हिमालयन फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है साउथ में, उत्तर में। अब शिवालिक जो है, शिवालिक जो पर्वतमाला है, ये नवीनतम पर्वतमाला है। प्लायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। किसमें है, प्लायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। इसकी ऊंचाई सबसे कम है, क्या है इसकी ऊंचाई, 900 से 1200 मीटर, 900 से 1200 मीटर है। और इसका विस्तार कहां से कहां तक है, पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से, पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से लेकर, पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से लेकर कहां तक है, आसाम तक इसका विस्तार है। पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से लेकर आसाम अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। तो ये है शिवालिक पर्वतमाला। इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, 900 से 1200 है। और यहाँ पर मुख्य रूप से भाबर और तराई क्षेत्र है। अब भाबर तराई क्षेत्र क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या होता है कि जिस तरह से ये है, ये है, ये है कोई ज्यादा वो हो गया जैसे, कोई ना, समझना। ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है। जब पर्वतीय क्षेत्रों से जब नदियां नीचे आती हैं, नदियां नीचे आती हैं, तो ये क्या है, नीचे आने के क्रम में, नीचे आने के क्रम में क्या होता है, समझना है बस इसको, और तो क्या है। नीचे आने के क्रम में जब जब पहाड़ों के जब छोटे वो बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं ना, टुकड़े गिरते हैं, टूटते हैं, तो यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स आ जाते हैं पर्वत पदीय क्षेत्र में। पर्वत मतलब पदीय से ऊपर जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर ये बड़े बड़े बोल्डर्स हो जाते हैं। तो इन बोल्डर्स में क्या है, इनके नीचे पानी चला जाता है और नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं इन बोल्डर्स के नीचे, क्योंकि ये टुकड़े हैं, पत्थरों के टुकड़े हैं। इन पत्थरों के टुकड़ों के नीचे पानी समा जाता है सारा, और पानी दिखता नहीं है, नदियाँ एक तरह से विलुप्त हो जाती हैं। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाबर। इसको क्या कहा जाता है, भाबर क्षेत्र कहा जाता है। और भाबर के बाद में जब पानी पुनः दिखने लगता है, नदियां यहाँ चल रही थी, यहाँ गायब हो गई, गायब होने के बाद में पत्थरों से पानी तो आगे तो निकलेगा, आगे निकलने के बाद में फिर ये नदियां फिर दिखने लगती हैं, यहाँ पर दिखने लगती हैं, यहाँ पर दिखने लगती हैं, यहाँ पर दिखती हैं। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जब भाबर क्षेत्र के बाद में नदियों का पानी पुनः जब दिखने लगता है, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, जो कि शिवालिक पर्वतमाला में मुख्य रूप से तराई क्षेत्र ही है, तराई क्षेत्र है। शिवालिक से ऊपर जो है भाबर है, और तराई क्षेत्र में है शिवालिक पर्वतमाला, तराई क्षेत्र है। तराई के बाद में क्या है, नदियों का पानी यहाँ पर नहीं रुकता, मतलब यहाँ पानी नहीं आता इनको, और यहाँ पर पानी नियमित रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो होते हैं, नवीन जो बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं, उनको कहा जाता है, उनको कहा जाता है खादर। नवीन जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है खादर। और यहाँ ये पुराने जलोढ़ क्षेत्र हैं, जहाँ पर पहले कभी पानी नियमित रूप से आया करता था, अब तो नहीं आता पर पहले आया करता था। इनको क्या कहते हैं, बांगर। तो ये है
तो शिवालिक पर्वतमाला जो है वो इसमें है ज़्यादातर, किसमें है, तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में है, तराई क्षेत्र में है। शिवालिक पर्वतमाला किस क्षेत्र में है, तराई क्षेत्र में है। तो ये भाबर, तराई, बांगर और खादर, समझ में आया। तो ये है। इसके अलावा शिवालिक जो है, शिवालिक नवीनतम संरचना है, इतना तो पता चली गया। और इसके बाद में शिवालिक के बाद में, शिवालिक के बाद में जो संरचना है, शिवालिक पर्वतमाला हो गई, यहाँ तक हिमालय पर्वतमाला। इसके बाद ये तो उत्तरी पर्वत हो गए। उत्तरी पर्वतों के बाद में हमने ये समझ ही लिया था कि यहाँ पर जैसे तिब्बत, तिब्बत तिब्बत का पठार, फिर ये ट्रांस हिमालय, फिर ये ग्रेट हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय के बाद में ये लघु हिमालय, फिर ये शिवालिक हिमालय, फिर ये उत्तर का मैदान। और उत्तर के मैदान के बाद में, उत्तर के मैदान के बाद में जो एक फॉल्ट बनता है उसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो उत्तर के मैदान और अरावली पर्वतमाला के बीच है। अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़, यहाँ से गुजरती है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ये है शिवालिक, शिवालिक और जो ये है, जो लेसर हिमालय या इसको मिडिल हिमालय बोलते हैं, इसको अलग करने वाली जो है ये है, इसका नाम है मैन बाउंड्री फॉल्ट। और जो ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में है मैन सेंट्रल थ्रस्ट, और जो इसके बीच में है इसको ITSZ बोलते हैं। और इसके बाद में ये है तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बत का पठार है। ये नॉर्थ से जब हम साउथ में जाएंगे तो इस तरह से ये संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो इस तरह से ये हमको देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये सारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बाद में हम नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी हिल्स पाई जाती हैं और कौन कौन से पर्वतीय संरचनाएं पाई जाती हैं वो हम समझेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट का हम देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट का ही ओनली मैप बना रहा हूं मैं यहाँ पर, ओनली नॉर्थ ईस्ट का हमको समझना है। नॉर्थ ईस्ट का ही ओनली हमें समझना है बस, है ना। तो ये नॉर्थ ईस्ट में हम समझेंगे कौन कौन सी पर्वत संरचनाएं जो हमको मिलती हैं, पाई जाती हैं। तो इनको सिर्फ आपको रटना है, देखना है, एटलस में देखना है। ये एटलस में ये आपको मिल जाएंगी। ऑक्सफोर्ड या स्कूल एटलस आप निकालो, उसमें देखो, फिजिकल मैप निकालोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है और ये आसाम है, बीच में आसाम है। तो नॉर्थ ईस्ट है ये। नॉर्थ ईस्ट में ये कितने हैं, कितने हैं, 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स। इसमें सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश की जो संरचनाएं हैं वो देखेंगे। तो ये तो इसका ही हो गया, दोबारा मैं बनाता हूँ मैं। तो ये है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो हैं वो है कौन कौन सी माउंटेन्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। वो है अभोर, इसका नाम है अभोर, मिरी, डाफला, डाफला अरुणाचल प्रदेश, और ये चाइना की सीमा पर जो पाई जाती है इसका नाम है मिसमी। ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे ऊंची भी है, मिसमी है। ये अरुणाचल प्रदेश और चाइना इसकी सीमा पर पाई जाती है। अभोर, मिरी और डाफला अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। एटलस में इसको लोकेट करना है आपको, इनको देखोगे तो ये मिल जाएंगी। जो यहाँ पर ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के बाद में यहाँ पर जो ये संरचनाएं हैं
यहाँ पर आसाम है, आसाम, मिकिर, रेगमा, बरेल, तीन ये संरचना, तीन ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये है मिकिर, मिकिर, ये है रेगमा और ये है बरेल। बरेल जो है आसाम, मणिपुर और मेघालय, तीनों को टच करती है, तीनों को टच करती है। बाकी मिकिर और रेगमा ये जो दो हैं ये ओनली किसमें है, मिकिर और रेगमा, रेगमा और ये जो मिकिर है ये किसमें है, ये ओनली आसाम में ही है, आसाम में ही है। इसके अलावा जो नागालैंड यहाँ पर है, नागालैंड में, नागालैंड, नागालैंड और नागालैंड से ऊपर दोबारा मैप बना दो। यहाँ ये देख लेता ना, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की जो सीमा है उस पर पाई जाती है जो पहाड़ियाँ हैं उनका नाम है पटकोई बुम, पटकोई ब्रुम, पटकोई। जो हिल्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीमा पर पाई जाती हैं। और जो नागालैंड में जो हिल्स पाई जाती हैं उनको नागा हिल्स के नाम से जानते हैं, नागा हिल्स हैं, नागा हिल्स हैं। नागा हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट सारामती, माउंट सारामती। माउंट सारामती जो चोटी है नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड के बाद में हम मणिपुर में देखते हैं तो मणिपुर जो है, मणिपुर में जो मणिपुर हिल्स, मणिपुर की हिल्स उनको किस नाम से जाना जाता है, मणिपुर हिल्स के नाम से। और मणिपुर हिल्स में ही एक लेक है, बहुत ही प्रसिद्ध लेक है। प्रसिद्ध इसलिए है, उस लेक को बोलते हैं लोकटाक लेक, लोकटाक लेक, लोकटक लेक बोलते हैं, लोकटक लेक है। और इस लोकटक लेक में ही विश्व का एकमात्र नेशनल पार्क जो कि तैरता हुआ है, इसको बोलते हैं केबुल लामजाओ, केबुल, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है। और यहाँ जो लेकटक लेक में पाया जाता है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है, उसका नाम है फुमदी, फुमडी। फुमडी जो वनस्पति है वो यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद जो है ये है मिजोरम। मिजोरम की जो पहाड़ियाँ हैं इनको मीजो हिल्स या लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता है, मीजो हिल्स या लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है ब्लू माउंटेन, इसकी जो ऊंची चोटी है उसका नाम है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन जो है मीजो या लुसाई हिल्स की जो है सबसे ऊंची चोटी है। और मिजोरम में एक विशेष प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं जो कि यहाँ पर एक प्रकार का जो एक बेसिन है उसका नाम है मोलेसिस बेसिन। जो मिजोरम में जो है मोलेसिस बेसिन पाया जाता है, मोलेसिस बेसिन, मोलेसिस है। और मोलेसिस बेसिन में मिजोरम में है, किसमें है ये, मिजोरम में है। मिजोरम में मोलेसिस बेसिन पाया जाता है। मोलेसिस बेसिन में आप एक विशेष प्रकार की चट्टान पाई जाती हैं, बहुत कोमल और मृदु चट्टानें पाई जाती हैं, यहाँ पर कोमल या मृदु चट्टानें पाई जाती हैं मोलेसिस बेसिन में। और मीजो लुसाई हिल्स हैं, ब्लू माउंटेन इसकी सबसे ऊंची चोटी है। त्रिपुरा की हिल्स को त्रिपुरा हिल्स के नाम से जाना जाता है, त्रिपुरा हिल्स के नाम से ही। और मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं जो कि उत्तरी या उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश का भाग नहीं है। कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, गारो, खासी, जयंतिया मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के जो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आती हैं। और ये एक तरह से राजमहल, जो रांची का पठार है, रांची राजमहल, उससे जुड़ी हुई हैं। राजमहल गारो गैप के माध्यम से ये जुड़ती हैं और इसको मालदा गैप या राजमहल गारो गैप के नाम से भी जानते हैं, इस नाम से है। तो उनको इसमें नहीं पढ़ना है, उनको प्रायद्वीपीय पठार में अभी वैसे देख सकते हैं, बस कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कई बार। मेघालय में जो ये गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के पर्वतीय प्रदेश में ये मुख्य रूप से नहीं है, क्योंकि इनकी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो जब हम पढ़ेंगे आगे तो समझेंगे किस तरह से कि राजमहल
राजमहल और रांची के पठार के साथ में ये संलग्न है और किस तरह से ये अलग हुई थी उनको हम आगे ये समझेंगे, आगे हम उनको समझेंगे। अभी बस ये समझ लेते हैं कि ये है मेघालय में, ये भी है गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। और खासी में जो मौसिनराम है, जहाँ पर विश्व जो भारत है उसकी सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मौसिनराम में होती है। मौसिनराम जो कि खासी पर है, खासी पर ही शिलोंग है, मेघालय की राजधानी है। और इस तरह से ये नॉर्थ ईस्ट की जो ये है, ये पहाड़ियाँ समाप्त होती हैं और इनको लोकेट करना है आपको एटलस में, तब ये अच्छे से समझ में आएगी। और इस तरह से ये उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश यहाँ पर समाप्त होता है। इसके साथ इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे। अभी इसमें जो हमने रिलीफ फीचर्स के आधार पर जो छः जो हमने फिजिकल रीजन्स पढ़े हैं, उनमें से एक रीजन ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का, उसको हम समझेंगे। और उसके बाद आगे धीरे धीरे एक रीजन्स को करते चलेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद हम थोड़ा कुछ और देखते हैं।